तो इन द सीरीज ऑफ स्टाइसोमेट्री आज हम बात करने वाले हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में। कुछ आज कैसे रिएक्शंस को करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हैंडल करते हैं। और इक्विवेलेंस और टाइट्रेशन से को पढ़ने से पहले या इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के पहले हमें रेडॉक्स रिएक्शन को जानना बहुत जरूरी है। तो हमने कुछ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे बात लास्ट क्लास में की हुई थी, और आज हम बात करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन, थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैलकुलेट करते हैं पहले। तो जैसे कि मान लो हमारा K2Cr2O7, ठीक है। अब K2Cr2O7 में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा बन के आता है। आपको ध्यान से समझना, बस मैं दिखा देता हूँ कैसे बनता है। CrO, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, यहाँ पर K प्लस O माइनस OK, और यहाँ पर K। 7 ऑक्सीजन हो चुके हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। जो भी हो स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर में ही है, हमें स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं देना, बस इतना ध्यान देना होता है स्ट्रक्चर को बनाते वक्त केवल इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि बस केवल पेरोक्साइड्स ना आ जाए। मतलब दिमाग लगाने के लिए केवल इतना ही करना पड़ता है। अगर आपको कैलकुलेशन करना है ऑक्सीडेशन स्टेट की, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम मान लो मुझे कैलकुलेट करना है, हमने इसकी मान लो x मान ली है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर क्रोमियम की कैलकुलेट करनी है तो हम निकाल तो लेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन के 7 मॉलिक्यूल्स हैं और पोटेशियम का 2 मॉलिक्यूल है, आराम से हम ऐड करके। अभी हमारे पास जो कंडीशन है, अगर मेरे पास स्ट्रक्चर में कोई हेर फेर ना हो तो मैं सीधे निकाल सकता हूं यहाँ पर K2Cr2O7 के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई पेरोक्साइड्स बॉन्ड नहीं है। पेरोक्साइड्स का मतलब होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया हुआ है, पेरोक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से बनने वाले बॉन्ड्स। अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से बनने वाला कोई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है तो ऐसी केस में वहां पर कोई भी पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं कंसिडर होगा, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को -2 एज इट इज लेकर के कैलकुलेशन की जाएगी। लेकिन अगर कहीं पेरोक्साइड बॉन्ड अवेलेबल हो गया तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को बनाना पड़ेगा, और फिर ऐसी कंडीशन में हमें उतने ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर -2 से ऑक्सीडेशन नंबर -1 में, जिनके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा। तो वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो इस पार्टिकुलर कंपाउंड में कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो पोटेशियम का। आप क्योंकि K2Cr2O7 हमारे पास कंपाउंड है तो आराम से पोटेशियम का कैलकुलेट कर सकते हो। पोटेशियम का +1 होता ही, आपको ऑलरेडी बताया है, +1 का 2 प्लस Cr का हमने x माना है, x इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का -2 माना है, -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 2x - 14 + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +6 है क्रोमियम की K2Cr2O7 के अंदर। तो कोई समस्या हमें नहीं लगता कि होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा K2Cr2O7, राइट। ऐसे ही मान लो हमें HNO3 के लिए कैलकुलेट करना है, किसी के लिए भी कैलकुलेट करना है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ। HNO3 में स्ट्रक्चर के अंदर कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं होता, केवल कुछ ही के पास होता है। मैं उनका बता दूंगा एक्स्ट्रा नाम, ताकि आपको कुछ तो 2-4 याद रहे। तो इसलिए कुछ, केवल कुछ के पास ही पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, तो उनको आप बस अलग से याद रखना, बस बाकी सब में एज इट इज ऐसे ही करते हैं। अब मान लो नाइट्रोजन की यहाँ पर निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नाइट्रोजन की मान लो मैंने x मान ली, ऑक्सीजन की यहाँ पर -2 होती है तो -2 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन की +1 होती है, यहाँ पर +1 कर दिया इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो x - 6 + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई +5। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई समस्या यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो चुकी है, ऑक्सीजन की, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो चुकी है। तो दोनों की हमने अलग अलग निकाल लिया। ऐसे किसी और का निकालना है, चलो जैसे मान लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निकालना है H2O2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का, मान लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की निकालनी है, या कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की -1 हो जाएगी, और -1 इंटू 2 कर दोगे आप, तो इसके बाद तो यहाँ पर ये होगी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैंने बताया यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कंसिडर होती हुई नजर आएगी। आप इसको कर भी सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा हो चुका है, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम बात करते हैं अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब जब ऑक्सीडेशन स्टेट आता रहेगा मैं बताता रहूंगा।
थोड़े बहुत कंपाउंड्स मैं बता दूंगा जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बस केवल चेंज करना है, वो भी पेरोक्साइड्स के लिए चेंज करना है कि आपको ऑक्सीजन का माइनस में लेना है, बाकी सबका लगभग सेम ही होगा। रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। पहले तो मैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेता हूँ। चलो मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, और अभी हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। स्टोइकियोमेट्री को पढ़ने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन का जानना बहुत जरूरी है, और रिडॉक्स रिएक्शन के जानने के बाद हमें कई सारी जानकारियां मिल जाती हैं एज अ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और एज स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन। उसके बारे में हमें कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिल जाती हैं। ओके, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा हो, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं आपको कुछ रिएक्शन लेकर दिखाता हूं, जैसे कि FeSO4 प्लस KMnO4 gives, या प्लस H2SO4 gives, या Fe2SO4 का होल राइज प्लस MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O। इसको बैलेंस करने के लिए कुछ बैलेंसिंग भी करते हैं। इसे बैलेंस करने का तरीका मैं बता दूंगा। KMnO4 को यहाँ पर 2, H2SO4 के लिए यहाँ पर 8, Fe2SO4 के लिए यहाँ पर 5, 2MnO4, K2SO4 और 8H2O, K2SO4 प्लस 8H2O। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को होगी। FeSO4 की इसमें मैं एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो, Fe की तो ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से चेंज नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर चेंज हो रही हो तो एक बार देख लेते हैं। Fe की यहाँ पर +2 हो जाएगी, और यहाँ पर Fe की +3 हो जाएगी, क्योंकि सल्फर का -3 यहाँ पर थ्राइस लिया गया और तो पहले वाले में थ्राइस ही लिया गया है। तो +3 और +2 से +3 में जा रही है Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट एज इट इज मेंटेन रहेगी। आप देखोगे तो +6 शायद सब में आनी चाहिए, तो चेंज नहीं हो रही है। यहाँ भी सल्फर की +6 ही आएगी, यहाँ पर भी +6 ही आएगी, आप देखोगे बाद में। तो यहाँ पर Fe का चेंज हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर Mn का यहाँ पर +7 है, क्योंकि आप देखोगे तो ऑप्शन का -2 × 4 या -8 हो जाएगा, -8 + 1। यार निकाल के दिखाता हूँ मैं। Fe के पास है यहाँ पर, Fe के पास है मान लो x, ठीक है, प्लस SO4 के पास माइनस माइनस चार्ज होता है। माइनस माइनस का मतलब पूरे पूरे SO4 पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +2। अगर चार्ज आपको पता है तो चार्ज से भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप बता सकते हो। SO4 के पास माइनस माइनस चार्ज होता है, इसलिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस -2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह से KMnO4 में भी निकालेंगे तो KMnO4 में भी K के पास +1 होता है, Mn के पास x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन के पास -2 मान लिया और इसको थ्रो कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी +7, यहाँ पर हमने +7 चढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पर H2SO4 का एच मेंटेन रहेगा, इसका +1, सल्फर का SO4 का माइनस माइनस, इसमें ज्यादा कुछ माथा बच्ची करने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड राइट साइड ऑफ द रिएक्शन है, इसमें भी SO4 के पास माइनस माइनस ही है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एज इट इज सेम ही आएगी। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में कन्वर्ट हो चुकी है, आप एक बार ध्यान से देखो तो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें MnSO4 है, SO4 के पास माइनस माइनस चार्ज है, इसलिए Mn की रखी x प्लस -2 SO4 का रख दिया इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल 0 होता है, और इसीलिए यहाँ पर x इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो +2 यहाँ पर हो गया और K2SO4 एज इट इज लिख दिया, सब कुछ एडिशन लिख दिया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में जा रही है, यानी कि Fe का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में जा रही है, यानी कि Mn का हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन साथ साथ हो रही हैं, या दोनों ही चीजें साथ साथ चल रही हैं और अलग अलग कंपाउंड की हो रही हैं, इसलिए इसको सिंपली हम एक रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत यहाँ पर होनी चाहिए किसी को भी।
लिख लो आराम से। चलो, ये तो हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आगे आती जाएंगी, हम बात करते जाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती है। दूसरी टाइप की रिएक्शन है हमारी, जो दूसरी रिएक्शन है उस रिएक्शन को बोलते हैं, देखो बेटा यहां पर सल्फेट का हमने, देखो एक बार ध्यान से देख लो कैसे Mn का आता है यहाँ पे। जैसे मान लो MnSO4 है, ठीक है। अच्छा वैसे कैसे निकालते हैं, मान लो हमने KMnO4 निकाला, KMnO4 का निकाला था, तो वहां पर हमने क्या किया था, KMnO4 का जीरो किया था, क्योंकि जीरो चार्ज था यहाँ पर। इक्वल में जीरो क्यों करते हैं, पोटेशियम का यहाँ पर एक्स लिखते, मान लो 1 लिख दिया, और प्लस Mn का एक्स लिखा, प्लस ऑक्सीजन का -2 लिखा, इंटू 4 किया, इक्वल टू जीरो लिखा। जीरो लिखने का मतलब है कि चार्ज इस पे जीरो है। इसी तरह से जब MnO4 का निकाल रहे हैं तो यहां पर भी कर सकते हैं, चाहे तो Mn का निकालें तो Mn का x मान लें। चलो एक बार बताता हूं, पहले दोनों तरफ से निकाल दिया था। Mn का मानने के लिए मान लो Mn का x मान लो, SO4 में सल्फर का मान लो, हमने मान लिया कुछ भी, सल्फर का पता ही नहीं है ना अभी कंफर्म, सल्फर का हमने कुछ डॉट मान लिया और ऑक्सीजन का -2 मान लिया। तो यहां पर ऑक्सीजन का -2 मानोगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 0, ये करा जाएगा। लेकिन सल्फर की भी तो हमें पता नहीं है, तो सल्फर की हमें निकालनी पड़ेगी। अब सल्फर के निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर SO4 है, SO4 के ऊपर माइनस माइनस चार्ज होता है। अब SO4 के ऊपर माइनस माइनस चार्ज होता है, एक्स की SO4 को मान लो, S को मान लो y, ऑक्सीजन के पास है -2, -2 को आपसे मल्टीप्लाई करना है 4 से, इज इक्वल टू, ना कि जीरो, यहां पर हो जाएगा -2, क्योंकि वहां पर चार्ज जीरो था इसलिए जीरो किया था, यहां पर चार्ज -2 इसलिए -2 कर देंगे। तो यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी y -8 इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी +6। इसी +6 को यहां पर रख दिया जाएगा, यहां पर उठा करके इस +6 को रख दिया जाएगा, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी +6, तो यहां पर x + 6 - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। इसीलिए हमने MnSO4 का डायरेक्ट +2 लिखा है, देखो। अच्छा, तो यहां पर दोनों अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो सामने वाले के चार्ज के अपोजिट चीजें लिखता है। मान लो यहां पर x SO4 लिखा है, और कोई आपसे पूछ ले कि x के ऊपर क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको SO4 के ऊपर तो पता है कि -2 चार्ज होता है, उसके ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट वही चार्ज ही तो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बस आप आराम से कह दो कि भैया यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, आराम से सीधे सीधे निकल जाएगा। अगर मान लो आपसे कोई कहता है कि यहाँ पर YPO4 है, तो इसका मतलब है कि Y के पास कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर -3 चार्ज है तो यहाँ पर +3 चार्ज होगा। इसी वजह से हम इसको Y का भी चार्ज निकाल सकते हैं। SO4 में X का चार्ज +2 आ गया, YPO4 का होल प्राइस में या PO4 में हमारे पास Y का चार्ज +3 आ गया, तो हम डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है कि आप जाकर के पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने Mn की डायरेक्ट यहाँ पर +2 लिख दिया है, और यही चीज यहां भी हुई है FeSO4 में भी। FeSO4 में मैं चाहूं तो Fe की पहले लिखूं, Fe की मान लो x मानू, प्लस सल्फर की हमें पता नहीं है, प्लस ऑक्सीजन की -2 मानू, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 0 करो। अब सल्फर की निकाल के फिर इसमें रखूं ला करके, फिर x की वैल्यू निकालूं, तो इससे बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इससे बढ़िया शॉर्ट वे में हम क्या करें, सल्फेट के पास में -2 चार्ज पता है, सल्फेट का -2 चार्ज रख दें, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी कुछ हो गई रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हमारी जो दूसरी रिएक्शन है मैं आपको बता रहा हूं, एक रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बेटा रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में कोई अंतर नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन में भी में भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि डिस्प्रपोर्शनेशन में सेम ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और सेम ही कंपाउंड का रिडक्शन होता है। मान लो मेरे पास
हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवेलेबल है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटता है तो ये 2H2O वाटर और उसके साथ साथ ऑक्सीजन में टूटता है। यहां पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं तो हाइड्रोजन की यहां पर +1 है, ऑक्सीजन की -1 है। यहां पर हाइड्रोजन की +1 है, ऑक्सीजन की -2 है और यहां पर ऑक्सीजन की 0 है। अगर मैं ध्यान से देखूं, क्योंकि नॉर्मल एलिमेंट में इसकी 0 होती है। नॉर्मल एलिमेंट्स में, नॉर्मल मतलब अगर एज इट इज एलिमेंट अकेले है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में तो इसकी 0 होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है। और यहाँ पर वाटर है तो वाटर में सिंपली कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है तो ऑक्सीजन की -2 होती है। यहाँ पर कैलकुलेट करो तो -1 से ये -2 में रिड्यूस हुआ है, -2 में इसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर एक रिडक्शन रिएक्शन है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कम हुई, इसलिए इसको रिडक्शन बोल देंगे। और इस वाले को यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पर 1 से 0 में गया है, इसलिए +1 से ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहली वाली रिडक्शन रिएक्शन और दूसरी वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो दोनों टाइप की रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो आई डोंट थिंक कोई यहाँ पर प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन हो रही है इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं, क्योंकि सेम ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम ही कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस वाले में सेम कंपाउंड का नहीं हो रहा था, यहाँ पर FeSO4 का हो रहा था ऑक्सीडेशन और MnO4 का KMnO4 का हो रहा था रिडक्शन। तो अलग अलग कंपाउंड का हो रहा था, लेकिन अभी सेम ही कंपाउंड का हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो इसको हम इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक पार्ट है। इनमें हम कुछ और रिएक्शंस भी डाल सकते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ और डाल दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोइकियोमेट्री के दृष्टि से, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये ClO3 है, KClO3 को हम तोड़ सकते हैं KCl में प्लस O2 में। KClO3 में यहाँ पर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर पोटेशियम की +1, Cl की यहाँ पर X मान लो, ऑक्सीजन की -2 रिटर्न है तो 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर X इज इक्वल टू +5 हो जाएगा, तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाएगी। मैंने इसको शायद आपको क्लास में बताया भी हुआ है। यहाँ पर Cl की -1 हो जाएगी और ऑक्सीजन की यहाँ पर 0 हो जाएगी और ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है। तो सेम ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर KClO3 का KCl में क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से -1 की तरफ बढ़ रही है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की -2 से यहाँ पर 0 में जा रहा है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन। तो सेमी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, सेमी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है NH4 का, NH4NO2। NH4NO2 टूट जाएगा NH4 प्लस में और प्लस NO2 माइनस में। NH4 प्लस में टूटेगा तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन, यहाँ पर NH4 प्लस NO2 माइनस में टूटता है। तो इसमें टूटता है, इसका मतलब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की अलग अलग लिख सकते हैं। NH4 प्लस में नाइट्रोजन की X मानो प्लस हाइड्रोजन की +1 मान लो इंटू 4 इज इक्वल टू +1, तो X इज इक्वल टू -4 + 1 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की है -3 और यहाँ पर नाइट्रोजन की X मानो NO2 में प्लस ऑक्सीजन की -2 मानो, -2 इंटू 2 कर लो इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू +3। तो एक को +3 एक को -3, यहाँ पर दोनों ही चीजें मिल रही हैं, यहाँ पर +3 हो जाएगा। तो NH4NO2 को +3 में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, NH4NO2 को -3 में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो रही है यहाँ पर, इसलिए सेम कंपाउंड में, क्योंकि सेम कंपाउंड की हो रही है इसलिए इस कंपाउंड पे इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई डोंट थिंक कि कोई समस्या यहाँ तक किसी को होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, और भी रिएक्शंस आप पढ़ सकते हैं, और भी रिएक्शंस आप देख सकते हैं, कहीं ना किसी का ऑक्सीडेशन, किसी ना किसी का रिडक्शन हो रहा होगा। ऐसे एक रिएक्शन और मैं बता देता हूँ। ये कुछ रिएक्शंस हैं, अभी मैं आगे कुछ और दिखा देता हूँ आपको कि P4 है प्लस OH माइनस, इस रिएक्शन में क्या है, ये बनाएगा PH3 प्लस H2PO2 माइनस। इसको एक बार चेक करते हैं क्या है ये। P4 की 0 हो जाएगी, OH माइनस में यहाँ पर हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी। ये तो एज इट इज है। यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 है, फास्फोरस की यहाँ पर -3 हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन की +1 है। और यहाँ पर फास्फोरस की एक बार चेक कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन की +1 × 2 प्लस X प्लस ऑक्सीजन की क्योंकि -2 है, तो -2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन को -2 कर देंगे, -2 × 2 = -1, ये 2 प्लस X -4 = -1, तो X -2 = -1, X +1। तो यहाँ पर फास्फोरस की +1 है, अब यहाँ पर +1 है, तो ये वाला P4 से यहाँ पर क्या चला जाएगा, P4 से -0 से -3 और 0 से ही +1, तो -3 गया, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया और यहाँ पर ही ऑक्सीडेशन हो गया। तो सेमी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और सेमी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी एक तरीके का डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को भी होनी चाहिए। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक और एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से जब जैसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, उसके उल्टी एक रिएक्शन चलती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बस डिसप्रपोर्शनेशन की उल्टी होती है बस। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो लेफ्ट साइड में होता है, और मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन लेफ्ट साइड में हुआ नजर आएगा और राइट साइड में केवल एक कंपाउंड बन रहा होगा। जैसे कि मान लो एक रिएक्शन है I- प्लस IO3 माइनस प्लस H+ gives I2 प्लस H2O, राइट। यहां पर I- का I2 में क्या हो जाएगा, I- क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ पर -1 है, तो -1 ऑक्सीडेशन से लिख देंगे, तो I2 यहाँ पर 0 हो जा रही है। और इस यहाँ पर I का IO3 माइनस में बार चेक करो, IO3 माइनस में क्या है, तो IO3 माइनस में I का X मान लिया, प्लस ऑप्शन का -2 है, तो -2 × 3 = -1, तो X - 6 = -1, तो X = +5। तो IO3 माइनस में I की +5 है, तो यहाँ पर +5 मान लिया, तो +5 से 0 जा रही है और -1 से 0 जा रही है, तो -1 से 0 जा रही है, इसका मतलब +1 से ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, और +5 0 आ रही है, मतलब कि -5 घट रहा है यहाँ पर, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो सेमी कंपाउंड का रिडक्शन, सेमी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा चल रहा है, मतलब यहाँ पर से इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन कंपाउंड जो राइट साइड में बन रहा है वो सिंगल ही है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों से बनने वाला जो कंपाउंड है वो सिमिलर है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये एक कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। लेकिन जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थी वो उल्टी थी, वहां पर लेफ्ट साइड में पूरा पूरा कंपाउंड लिखा था, राइट साइड में उसकी सब्स्टिट्यूएंट लिखे थे, वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन थी, मतलब एक ब्रेकिंग हुई थी और एक ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में वो टूट गया था। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने दे दी। चलो, अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन पे। बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन अगर आपको कहीं पे दिखाई पड़ रही है तो आप उसकी बैलेंसिंग आसानी से कुछ मेथड्स के द्वारा कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पहले हम जब बैलेंसिंग करते थे तो वहां पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते थे। हिट एंड ट्रायल से पता करते थे कि उसके पास बैलेंस होगा नहीं होगा, रिएक्शन सिंपल आएगी नहीं आएगी, कंपाउंड बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, कैसे कैसे उस पर क्या फैक्टराइजेशन होगा, क्या मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या स्टोइचियोमेट्री आएगी, या क्या उसमें मोल्स क्या आएंगे, वहां पर हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन अवेलेबल है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हमें आसानी से हम बैलेंस कर सकते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं बस। चलो, तो पहली बात तो हमें दो क्राइटेरियाज को फॉलो करना है बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन में। दो चीजें होनी चाहिए। पहली बात, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, और दूसरी बात, एटम बैलेंस होना चाहिए। चार्ज बैलेंस चार्ज कंजर्वेशन को शो करेगा, और एटम बैलेंस मास कंजर्वेशन को शो करेगा। तो मास कंजर्वेशन और टोटल चार्ज कंजर्वेशन दोनों ही होना चाहिए। चार्ज कंजर्व नहीं रहा तो एनर्जी में डिफरेंस आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, तो एक तरीके से मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों ही यहाँ पर होता है। तो ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ द चार्ज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन, मतलब A प्लस बी है, गिब्स C प्लस डी है। A के ऊपर मान लो M चार्ज है, B के ऊपर N चार्ज है, और C के ऊपर P चार्ज है, और D के ऊपर Q चार्ज है। तो टोटल चार्ज लेफ्ट साइड कितना है, M प्लस M, और राइट साइड कितना है, P प्लस Q। तो M प्लस N की वैल्यू P प्लस Q के बराबर होनी चाहिए। पहली बात तो ये दिमाग में रखना है कि लेफ्ट साइड जितने चार्ज होंगे उनका सम, और राइट साइड जितने चार्ज होंगे उनका सम इक्वल आना चाहिए। और दूसरा लॉ है मास कंजर्वेशन का लॉ, जिसका हमने मोल कॉन्सेप्ट में जिक्र कर लिया है कि दोनों साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के, वो इक्वल होने चाहिए। अगर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 7 है और राइट साइड में 8 है, तो ये गलत है। अगर हाइड्रोजन कार्बन लेफ्ट साइड में है और हाइड्रोजन कार्बन राइट साइड में है, तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन लेफ्ट साइड में होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन राइट साइड में भी होने चाहिए। तो ये हमारा मास कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए बहुत बड़ी एक बड़ा मेथड है, उस मेथड का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मेथड तो दो यूज करते हैं आगे चल के, लेकिन अभी हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे बात करने वाले हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा जो हमारे रिडॉक्स रिएक्शन उनको दो तरीके से बैलेंस किया सकता है। एक होता है एसिडिक मीडियम में, और दूसरा होता है बेसिक मीडियम में। अगर मैं अभी बैलेंस करूंगा तो लंबी जाएगी वीडियो, क्योंकि अभी कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे इसको पूरा करने में। तो आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में इसको कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम के बारे में। तो हमने कुछ कंप्रोपोनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, उसके बाद कुछ ऑक्सीडेशन के बारे में बात की है। यहाँ पर चार्ज का कुछ अलग रोल है, तो आप एक बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ें, और एंड वी विल सॉल्व द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन द नेक्स्ट क्लास।